7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन किसी नेता की तरह नहीं, जैसे कोई नागरिक अपना आखिरी हथियार लेकर आया हो। सच उन्होंने कहा था कि हम एटम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, और आज उन्होंने वो एटम बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने एक के बाद एक दस्तावेज दिखाए, 7 फीट ऊंचाई के कागज, 300 किलो वजन, लेकिन इसका वजन सिर्फ कागज का नहीं था, ये भारत के वोटर का विश्वास था जिसे रोंदने की साजिश की गई थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक का चुनाव में संगठित और योजनाबद्ध वोट चोरी हुए हैं। न सिर्फ वोटरों की सूची से गायब किया गया, बल्कि जो वोटिंग लिस्ट कांग्रेस को दी गई थी वो ऐसी थी जिसे मशीनें पढ़ ही नहीं सकती थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक का चुनाव में संगठित और योजनाबद्ध वोट चोरी हुई है। न सिर्फ वोटरों को सूची से गायब किया गया है, बल्कि जो वोटिंग लिस्ट कांग्रेस को दी गई थी वो ऐसी थी जिसे मशीनें पढ़ ही नहीं सकती थी, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर वो पेपर दिए जिन्हें स्कैन करने पर भी टेक्स्ट नहीं निकले। मतलब ये कि डेटा जनता को नहीं दिया गया, लेकिन एक ऐसे रूप में कि जनता उसे देख सके, पढ़ सके, समझ सके और विश्लेषण कर सके। वो ऐसे पेपर बिल्कुल नहीं थे। ये सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या की स्क्रिप्ट है। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग की नीयत साफ होती तो वो वोटरों की लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी देता, जिससे हम खोज सकते, जांच कर सकते, बता सकते कि किसका नाम काटा गया है, किसे डुप्लीकेट किया गया है, किसे फर्जी जोड़ा गया है। लेकिन इसके बजाय हमें थमाए गए ऐसे दस्तावेज जो सिर्फ दीवारों पर टांगने के लिए हैं, विश्लेषण करने के लिए नहीं है। यह कोई तकनीकी गलती नहीं है। राहुल गांधी ने इसे डिजिटल की गई चुप्पी कहा, यानी चुनाव आयोग ने ऐसा डेटा इसलिए दिया ताकि कोई सवाल न पूछ सके, लेकिन सवाल अब उठ चुके हैं। राहुल गांधी ने दिखाया कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो भाजपा से जुड़ी हुई है, उसने पूरा सिस्टम बनाया जिसमें एप्स के जरिए लोगों की निजी जानकारी जुटाई गई और फिर वोटर सिस्टम से उसके नाम हटा दिए गए। ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, बल्कि वोट का अपहरण है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र का द एंड है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जहां कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो। ये वो दिन था जब एक राजनीतिक दल ने यह दिखाया कि हमारे देश का चुनाव एक सुनियोजित धांधली में बदल चुका है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? क्यों नहीं दिया गया ऐसा डेटा जिसे पढ़ा जा सके? क्यों जनता से छिपाया गया? उनका ही अधिकार, और अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया तो किसके कहने पर किया गया? अगर कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक राजनीतिक बयानबाजी मान रहा है तो शायद वो उस सुनामी को नहीं समझ पा रहा है जो देश के लोकतंत्र की नींव हिला सकती है। राहुल गांधी ने कहा ये चोरी नहीं डकैती है, और अगर चुनाव आयोग अब भी चुप है तो वो सिर्फ एक संस्था नहीं, एक अपराध की चुप साझेदारी बन चुकी है। ये वक्त है कि देश की जनता सवाल पूछे, ये वक्त है कि वोट का अधिकार फिर से वापस लिया जाए, और ये वक्त है जब लोकतंत्र को बचाया जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राहुल गांधी बताते हैं कि कांग्रेस की टीम ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा महादेवपुरा को चुना। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने काम शुरू किया तब उन्हें समझ आया कि यह तो बेहद कठिन काम है। हर कागज की पहचान करनी पड़ी, हर फोटो की तुलना करनी पड़ी, हर वोटर की जांच करनी पड़ी, और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक विधानसभा को समझने में 6 महीने लग गए। फिर राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं देता है, और जब देता है तो 60 फीट ऊंचे ढेर के बराबर हजारों पन्नों की पीडीएफ देता है, जिसमें न तो सर्च हो सकता है, न डेटा उठाया जा सकता है। वो सवाल करते हैं कि चुनाव आयोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या उन्हें यकीन था कि कांग्रेस इस दस्तावेज से कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर जानबूझकर इसे इतना भारी बनाया गया कि कोई उसे छू तक ना सके? लेकिन कांग्रेस ने यह कर दिखाया। राहुल गांधी बताते हैं कि महादेवपुरा विधानसभा में जो खुलासे हुए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। एक एक वोट का ऑडिट किया गया है, फर्जी वोट, दोहराए गए नाम, गैर मौजूद पते, ये सब निकाला गया है, और ये सिर्फ एक विधानसभा की बात है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता तो पूरा देश कुछ ही सेकंडों में एक्सपोज हो जाता। राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग ये डेटा नहीं देता क्योंकि अगर ये काम बाकी 25 सीटों पर कर दे तो देश की डेमोक्रेसी की लाश सबके सामने आ जाएगी। 25 सीटें थी जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। फिर वो एक और खतरनाक सवाल उठाते हैं, अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं
नहीं दे रहा है? क्यों सीसीटीवी की फुटेजेस 45 दिन के अंदर ही मिटा दी जाती हैं, जबकि हम 21वीं सदी में हैं? एक हार्ड ड्राइव में पूरे देश का 100 साल का डेटा समा सकता है। राहुल गांधी का आरोप है ये अब सिर्फ चुनाव घोटाला नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है। उन्होंने कहा दिस इज क्रिमिनल एविडेंस और चुनाव आयोग ने इसे मिटाने की साजिश की है। उन्होंने कहा दे आर क्लाउडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। यहां पर बात सिर्फ वोट की नहीं है, बात विश्वास की है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव को कोरियोग्राफ किया जा रहा है, चुनाव की तारीखें, वोटिंग की टाइमिंग, सब कुछ इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि धांधली को आसान बनाया जा सके। हर चुनाव के बाद नए नए बहाने बनाए जाते हैं कि बीजेपी क्यों जीत गई, लेकिन कांग्रेस को बहुत समय से शक था और अब जब उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर जांच की तो शक नहीं सबूत मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वोट आप डालते हैं क्या वो सही मायनों में गिना भी जाता है? क्या वो वाकई किसी के हिस्से में जाता है या फिर पहले से तय नतीजों की स्क्रिप्ट में बस एक खाना पूर्ति बनकर रह जाता है? राहुल गांधी ने जो हालिया खुलासा किया है वो केवल किसी एक पार्टी या नेता का नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र ढांचे पर उठाया गया सवाल है जिसे बहुत समय से उठाया जाना चाहिए था और अब जब सवाल उठा है तो जवाब देना मुश्किल ही नहीं असंभव बन चुका है। राहुल गांधी ने जो कहा वो आरोप नहीं थे, वो सिर्फ शक या अंदाजा नहीं था। उन्होंने जो भी आंकड़े सामने रखे हैं वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से लिए गए थे, यानी ये सारा डेटा जिनकी सारी गणनाएं इन्हीं संस्थाओं की अपनी बनाई गई प्रणाली का हिस्सा है और जब इन्हीं के बनाए आंकड़े उनके ही बनाए लोकतंत्र को बेनकाब करने लगे तब सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं नैतिक हो जाता। वो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगी, जनता ने मौका दिया, विकास हुआ, भगवान को साथ लिया गया, पुलवामा का शौर्य था, लाडली बहना की योजना थी। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी होता तो हर बार ओपिनियन पोल कुछ और बताते, एग्जिट पोल कुछ और कहते और रिजल्ट सबके बिल्कुल उल्टा आता। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर राज्य में एक सा पैटर्न, पहले माहौल बनाया जाता है और फिर चुनाव आयोग उसी के मुताबिक चुनाव शेड्यूल कोरियोग्राफ करता है। कभी भारत एक ही दिन में वोट करता था, एक दिन एक प्रक्रिया एक आवाज, लेकिन अब महीनों खींचता है उस प्रक्रिया में जो पहले कुछ ही दिन में हो जाती। उत्तर प्रदेश में 5 चरण में मतदान, महाराष्ट्र में 3 या 4 चरण में मतदान, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय तय किया जाता है और यह समय भी इस हिसाब से चुना जाता है कि नैरेटिव किसके पक्ष में मजबूत हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? ताकि एक राज्य की जीत का असर दूसरे राज्य पर पड़े, ताकि मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा सके, ताकि हार को हार और जीत को जीत न माना जाए बल्कि बनाया जाए। राहुल गांधी ने इस बार सिर्फ बोलने का काम नहीं किया, उन्होंने तथ्य पेश किए। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के भीतर आने वाली एक विधानसभा महादेवपुरा का विस्तार से विश्लेषण किया। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 6-6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ महादेवपुरा सीट पर बीजेपी को 2,19,632 वोट मिले और कांग्रेस को महज 11,586। यानी सिर्फ इस विधानसभा की वजह से बीजेपी पूरे बेंगलुरु सेंट्रल की सीट जीत गई। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में वो कांग्रेस से पीछे थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? राहुल गांधी ने साफ कहा 5 तरीके की धांधली इस पूरे चुनावी ताने बाने में की गई है। पहला, डुप्लीकेट वोटर, यानी कि एक ही इंसान अलग अलग बूथ पर अलग अलग नामों से या कभी एक ही नाम से कई बार वोट डाल रहा है। दूसरा, फेक और इनवैलिड एड्रेस, यानी ऐसे पते जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर पता ऐसा है जहां जाओ तो वहां कोई नहीं मिलता, खाली घर या ताला लटका हुआ मिलता है। तीसरा, बल्क वोटिंग इन सिंगल एड्रेस, एक बिस्तर वाला कमरा, एक छोटा सा मकान और वहां 50-50 वोटर दर्ज हैं, कोई वहां नहीं रहता लेकिन वोट पड़ते हैं। चौथा, इनवैलिड फोटो या तस्वीरें इतनी धुंधली हैं कि पहचान नहीं हो सकती या तस्वीरें हैं ही नहीं। और पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी नया वोटर जोड़ने के लिए जिस फॉर्म का इस्तेमाल होता है उसे गलत तरीके से भरकर हजारों फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा की मतदाता सूची का अध्ययन कर यह दिखाया कि इस विधानसभा में अकेले 11,965 ऐसे वोटर थे जो डुप्लीकेट थे, यानी 11,000 से ज्यादा बार वोट दोहराया गया। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की पूरी प्रणाली जो दावा करती है कि सब कुछ डिजिटल, फुल प्रूफ और बायोमेट्रिक है, वो इस धोखाधड़ी को कैसे नहीं रोक सकी, या फिर क्या उनके सामने जानबूझकर आंखें मूंद ली गईं? उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे गुरकीरत सिंह डांग। इस व्यक्ति का नाम महादेवपुरा विधानसभा के 4 अलग अलग बूथों
बूथ नंबर 116, 124, 125 और 126 में मौजूद है। एक ही नाम, एक ही पिता का नाम, रणबीर सिंह। 4 बार वोट, एक आदमी एक चेहरा। उदाहरण के तौर पर आदित्य श्रीवास्तव, इस व्यक्ति का नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी, इन चारों जगहों पर वोटर लिस्ट में है। यानी एक ही आदमी 4 राज्यों में वोटर है, 4 जगह वोट डाल सकता है और डाला भी है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। तीसरा उदाहरण विशाल सिंह। ये व्यक्ति 2 बार कर्नाटक में वोटर लिस्ट में दर्ज है और 1 बार वाराणसी में। 3 बार एक ही नाम, एक ही फोटो, एक ही पहचान और 3 बार वोट। और ये सिर्फ बागनी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किताब दिखाई, एक पूरी सूची, जिसमें 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटरों के नाम, पते, बूथ नंबर और फोटो दर्ज थे। ये कोई राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी लाश का ये एक दस्तावेज था। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो बचा ही नहीं है। सोचिए, अगर एक ही आदमी 3 राज्यों में वोट डाल रहा है, अगर एक कमरे के घर में 50 वोट दर्ज हैं, अगर तस्वीरें नकली हैं, पते फर्जी हैं और इन वोटों से नतीजे तय हो रहे हैं, तो असली वोट डालने वाले आप और मैं क्या सिर्फ तमाशबीन हैं? हम जिसे लोकतंत्र समझते हैं, क्या वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखी जा चुकी है? क्या अब भी आप ये मानते हैं कि आपका वोट गिना जाता है या फिर कोई और बार बार आपकी जगह वोट डाल रहा है? ये सवाल अब एक पार्टी या नेता का नहीं है, ये सवाल उस देश का है जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था और अब शायद सबसे बड़ा धोखा बन गया है। 11,000 डुप्लीकेट वोटरों का खुलासा किया गया है। ये सिर्फ एक विधानसभा की कहानी है, एक सीट की। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि ये तथ्य है और इस बार उनके पास सबूत मौजूद है। एक एक दस्तावेज, एक एक पते, एक एक पहचान पत्र और हर पोलिंग बूथ की बारीकी से जांच करने के बाद चौंकाने वाला सच सामने आया है। गुरप्रीत सिंह डांग, आदित्य विश्वास और 11,000 ऐसे वोटर जिनका अस्तित्व कागज पर है लेकिन जमीन पर नहीं है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो खुद कमेटी गठित करे और सच्चाई तक पहुंचे? जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में है, उनका एड्रेस क्या है? 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। कोई सबकाता टेकराज है, उनके पिता का नाम DFOIGAIDF और वोटिंग कर चुके हैं। वोटर लिस्ट में टिक्का कुमारी आचार्य का नाम है, हस्बैंड नेम YDR। क्या ये टाइपो है या कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? राहुल गांधी कहते हैं जब इन पते पर पहुंचा गया तो या तो घर मिला ही नहीं या फिर वहां मौजूद लोगों ने इन नामों को पहचानने से इनकार कर दिया। बूथ नंबर 366, एक छोटा सा बेडरूम और उसमें दर्ज 80 वोटर, अलग अलग नाम, अलग अलग जाति, अलग अलग पहचान, मगर रहते सब एक ही बेडरूम में हैं। जब जांच टीम पहुंची तो घर में ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। 10,000 से ज्यादा वोटर, एक जैसे नकली पते, एक जैसे फर्जी कनेक्शन और एक जगह एक कमर्शियल बहरी जहां 68 वोटर पंजीकृत हैं, मगर जमीन पर कोई नहीं जानता उन्हें। एक भी परिवार नहीं मिला जो वहां रहता हो, ना कोई फोटो, ना कोई व्यक्ति, और यदि फोटो है भी तो ऐसी है कि पहचानना मुश्किल है। कोई तस्वीर है ही नहीं, कोई इतनी धुंधली है कि चेहरा दिख ही नहीं रहा है। हर पन्ने पर एक नई साजिश, हर सूची में एक नया घोटाला। और राहुल गांधी कहते हैं ये केवल शुरुआत है। महादेवपुरा विधानसभा, यहां 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 से जुड़े हैं, यानी पहली बार वोट कर रहे थे। लेकिन जब उम्र देखी गई तो किसी की उम्र 95, किसी की 80, किसी की 70, जबकि 18 साल की उम्र में वोट डालने का हक मिलता है। लेकिन यहां पहली बार वोट डालने वाले 70-80 साल के बुजुर्ग हैं। क्या वो अब तक छिपे हुए थे? एक संगठित ब्रेन जो जानता है कि कैसे डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे एड्रेस से छेड़छाड़ की जाए और कैसे फर्जी पहचान से चुनाव को प्रभावित किया जाए। अब चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। क्या वो इन तथ्यों पर कार्यवाही करेगा? क्या वो जनता को जवाब देगा कि भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई, या फिर चुप्पी साध लेगा और देश की जनता को इस फर्जी वोटिंग के हवाले कर देगा? ये राहुल गांधी का आरोप नहीं है, ये एक चश्मदीद दस्तावेज है और अब ये भारत की सियासत नहीं, भारत के संविधान की परीक्षा है। जो कुछ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया है वो सिर्फ एक आरोप नहीं था, वो एक चिल्लाहट थी, एक चेतावनी थी पूरे देश के लोकतंत्र पर मंडरा रहे उस खतरे की जिसे अब अनदेखा करना मुमकिन नहीं रह गया है। कहने को वोटों का फर्क सिर्फ 22,000 था, लेकिन जब एक ही विधानसभा में 1 लाख वोट मैन्युफैक्चर कर दिए जाए तो ये आंकड़े नहीं हथियार बन जाते हैं और इनका इस्तेमाल लोकतंत्र की छाती पर वार करने के लिए होता है। कहने को वोटों का फर्क सिर्फ 22,000 था, लेकिन जब एक ही विधानसभा में 1 लाख वोट मैन्युफैक्चर कर दिए जाए
जाएं तो ये आंकड़े नहीं हथियार बन जाते हैं और इनका इस्तेमाल लोकतंत्र की छाती पर वार करने के लिए होता है। एक विधानसभा में 12% से 15% तक फर्जी वोट, सोचिए ये एक स्केल है। अब अगर चुनाव में 2 या 3% का भी मार्जिन हो तो नतीजे पहले ही तय माने जाते हैं। ये कोई आइसोलेटेड मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश भर की कई सीटों पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखती है, लेकिन अचानक किसी एक सीट पर बीजेपी ऐसी स्वीप करती है जैसे मैदान बिल्कुल खाली हो। ये एक संयोग नहीं हो सकता, ये सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। और यही सवाल उठाया गया है कि आखिर चुनाव आयोग अब भी इस पर चुप क्यों है। अगर चुनाव आयोग को खुद पर भरोसा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने में हिचक क्यों रहा है? क्या उसे भी डर है कि कहीं ये राज खुल गया तो मोदी की जीत की सच्चाई सामने आ जाएगी? अब ये बात खुल चुकी है। अब जनता के पास ये जानने का हक है कि क्या वाकई उनके वोट की कीमत बची है या नहीं, या फिर सब कुछ सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें जीत तय है, हार तय है और जनता सिर्फ एक एक्स्ट्रा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ चुनावी धांधली की बात नहीं करती है, ये उस डरावने भविष्य की तस्वीर खींचती है जिसमें जनता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर वोट की आवाज को ही कुचल दिया जाए तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आजादी? जब आपकी एकमात्र ताकत आपका वोट ही आपके हाथ से चुरा लिया जाए तो क्या आप अब भी नागरिक कहे जा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, ये सवाल हर उस भारतीय का है जो आज भी ये मानता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और अगर इस पर सवाल उठाना अपराध बन गया है तो फिर लोकतंत्र का नाम लेना भी पाखंड होगा। अब फैसला जनता को करना है, क्या वो चुपचाप इस सिस्टम को चलता हुआ देखेगी या फिर अपने वोट के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाएगी। वक्त कम है और खतरा बहुत गहरा है।